गुड मॉर्निंग सेवन स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आज हम आपका नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के अलावा और कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम है जिससे देश चलता है। उसमें हमने देखा था, एक डिक्टेटरशिप देखी थी, एक मोनार्ची देखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी ये भी देखा है। अब हम जा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है पता है कि आपको? बहुत बड़ा वर्ड लगता है, ऐसा लगता है बहुत भारी है, कुछ अलग सीखने को मिल रहा है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन से इतने डरने की बात नहीं है। इसमें हमको बताया है कि एक्चुअली हमारे देश में डेमोक्रेसी काम कैसे करती है, किस तरह से वर्किंग है उसका, ये बताया गया। पिछले लेसन में हमको बताया था कि टाइप्स क्या है, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स क्या है, डेमोक्रेसी के अलावा और कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जिससे देश चलते हैं, ये सब कुछ हमको पढ़ाया गया। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे देश में डेमोक्रेसी एक्चुअली वर्क करती है। ओके, वी आर ऑल अवेयर दैट डेमोक्रेसी हैज़ बिकम अ मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे. Most of the countries are big in size, hence it is possible to practice representative democracy only. पिछले लेसन में हमने देखा है कि सबसे पॉपुलर सिस्टम अगर देश चलाने की कोई है तो आज के वर्ल्ड में वो डेमोक्रेसी है। हमने पहले ही इस लेसन के पहले देखा था लेसन में कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में हमको डेमोक्रेसी दिखाई देती है। तो हमने ये भी देखा था कि दो टाइप की डेमोक्रेसी है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम अप्लाइड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत आजकल जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो बहुत बड़ी है और हर चीज़ के लिए एक जगह पे इतनी पॉपुलेशन जमा नहीं हो सकती। तो इसी के तहत जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, साइज़ में बड़ी है, पॉपुलेशन में बड़ी है, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का यूज़ करते हैं। किसके लिए? अपना देश चलाने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर्क्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। सम इंस्टीट्यूशंस दैट आर यूजुअली फाउंड इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोलिएशन गवर्नमेंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम कैसे करती है? तो इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब कुछ संस्था काम करती है। संस्था मतलब हम एक संस्था बनाते हैं, इसके तहत हम काम करते हैं, ऐसे नहीं। रिप्रेजेंटेटिव संस्था बनती है जिसका पहला नाम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये भी बहुत बड़ा नाम है, सुनने में घबराहट होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है इलेक्शन। डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन होगा ही। अगर आपके देश में डेमोक्रेसी है और आपके देश में इलेक्शन नहीं होता तो आपके देश में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी मीन्स इलेक्शन एंड इलेक्शन मीन्स ही डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कौन लड़ेगा? पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेगी। कितनी? एक से ज़्यादा चाहिए। अगर एक ही पार्टी है तो फिर वो मोनार्ची हुई, राजेशाही हुई। उसको चैलेंज करेगा, कौन उसको हराएगा? वो अपने आप ही जीत जाएगी। एक मार्क उसको 1 वोट मिले या 10 वोट मिले या 10,000 मिले, उसको चैलेंज करने के लिए दूसरी पार्टी होनी चाहिए एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हमको डेमोक्रेसी के लिए चाहिए। और कोलिएशन सरकार, ठीक है। अगर किसी को वोट नहीं मिलते, मतलब बहुत अच्छे वोट नहीं मिलते या बहुमत नहीं मिलता, हर को बराबर, किसी को 60% मिलता है, किसी को 40%, किसी को 30%, तो ग्रुप में सरकार जो बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। अब हम जाते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज की ओर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या? सीधा इसका मीनिंग है कि हमारे देश में 18 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति है, हमारे देश में 18 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति है, उन सब को वोटिंग का अधिकार है। यही अधिकार को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। फिर से एक बार बताती हूँ कि हमारे देश में 18 साल के ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब को वोटिंग का अधिकार है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना भी हो, लेकिन सबको हमारे यहाँ पे
वोटिंग का अधिकार होता है। और सबको वोटिंग का अधिकार है मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी इज द राइट टू वोट ग्रांटेड टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट। फ्रेंचाइजी मतलब क्या, राइट टू वोट, वोटिंग का अधिकार किसने दिया, गवर्नमेंट ने। किसको दिया, सिटीजन को दिया। ठीक है, ऐसा वोटिंग का अधिकार जो गवर्नमेंट अपने पीपल को, कॉमन पीपल को, कंट्री के पीपल को देती है, उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज द राइट टू वोट एंड इलेक्ट्स वंस रिप्रेजेंटेटिव। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट एनीवन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 हैज़ राइट टू वोट। डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर राइट टू वोट ही है। अब मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके देश में डेमोक्रेसी है और आपके देश में इलेक्शन नहीं होती तो आपके देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं। अगर डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन है, अगर इलेक्शन है तो डेमोक्रेसी है। लेकिन इलेक्शन में अगर हमको राइट टू वोट नहीं है, मतलब कॉमन पीपल को वोट देने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर इलेक्शन का क्या फ़ायदा, कौन जीता के देगा उनको, कोई नहीं, जाएगा ही नहीं कोई वोट डालने। इसका मतलब है कि हमको इलेक्शन से पहले ही कॉमन पीपल को वोट डालने का अधिकार देना होगा। ठीक है, तो ऐसा अधिकार हमको कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है कि अगर आप 18 साल के हो और इंडियन सिटीज़न हो तो आपको वोट डालने का पूरा अधिकार है। The universal adult franchisee, the right to vote, is universally given to all the adult citizens without any discrimination based on religion, caste, sex, property, education, qualification. अब ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है या राइट टू वोट है, ये किसी भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदाभेद के अलावा दिया जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, ना हो, अमीर हो, गरीब हो, कॉमन पीपल हो, प्रधानमंत्री हो या फिर वो रिक्शे वाला हो, सभी को हमारे यहाँ पे वोट डालने का अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदाभेद नहीं होगा। However, the right to vote was not always universal right. In the early democracies, only men were allowed to vote. It was called manhood suffrage. In some other democratic countries, only male property owners could vote. In some countries, black citizens were not given voting rights, while in some others, women were also denied voting rights. However, all this was unfair and undemocratic. अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज क्यों लगाया गया, राइट टू वोट क्यों लगाया गया? वैसे भी तो सभी को वोट मिलते हैं, सभी लोग वोट डालने जाते हैं, ऐसा आप सोचते हो क्योंकि आप अभी छोटे हो तो आपको कुछ पता नहीं, तो हम अभी जानेंगे। तो ये इसलिए हुआ कि पहले के ज़माने में सिर्फ मेल्स, पुरुष लोग वोट डाल सकते थे, वुमेन्स को अधिकार नहीं था वोट डालने का। कुछ देशों में तो ऐसा था कि जिन पुरुषों के पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, वही पुरुष वोट डालेंगे। मतलब अगर वो पुरुष अमीर है, वो मेल अमीर है तो ही वो वोट डालेगा, अगर वो मेल गरीब है तो वो वोट नहीं डालेगा। गुलामों को अधिकार नहीं था वोट डालने का। ठीक है, जो अभी इंग्लैंड में, अमेरिका और बाकी के देशों में जहाँ पे गोरे लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर कोई काला है तो उस काले लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका रंग काला है। तो रंग तो नेचुरल होता है, उसमें क्या भेदाभेद करना। लेकिन फिर भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होते थे, इसीलिए राइट टू वोट लगाया गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तैयार की गई, जिसके तहत हर सिटीज़न को वोट डालने का अधिकार है। क्योंकि ये जो ऐसे वोटिंग में डिस्क्रिमिनेशन होगा तो ये अनफेयर है, अनडेमोक्रेटिक है। अगर आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी है और आप इस तरह से अनफेयर करते हो, आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो ये अनडेमोक्रेटिक है, इसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। और ऐसा ना हो इसीलिए हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लगाई गई है। ठीक है,
Political reform movement it aimed at extending suffrage to women on an equal basis with men without any restrictions such as property ownership, payment of tax and marital status. The movement's modern origins are attributed to France during the 18th century. मैंने पहले ही कहा था आपसे कि बहुत साल पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मेल्स जो है वो वोट डालते थे, वो भी जिनके पास प्रॉपर्टी है, वो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो नहीं डालते थे। तो ये जो अत्याचार था इसके बदले में कुछ वुमेंस थे, उन्होंने एक रिफॉर्म मूवमेंट किया था, पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट जो फ्रांस में हुआ था 18th सेंचुरी में। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके तहत फ्रेंच में गुलामों को और औरतों को अधिकार नहीं था कि वो वोट डाले। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो टैक्स नहीं पे करते, उनको भी अधिकार नहीं था कि वो वोट डाले। गुलामों को भी नहीं है, वुमेंस को भी नहीं है, जिनके पास प्रॉपर्टी के नहीं है वो भी नहीं अधिकार वोट डाल सकते। तो फिर वोट कौन डालेगा? मतलब पूरी 100% अगर वहाँ की पॉपुलेशन है तो सिर्फ 25% लोग ही वोट डाल सकते थे। इसके खिलाफ 18th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वुमेंस ने एक मूवमेंट तैयार की और जिसके तहत फिर फ्रांस में वुमेंस को भी वोट डालने का अधिकार मिल गया। अगर उनके पास ओनरशिप नहीं है, पेमेंट नहीं है, टैक्स नहीं है, मार्शल स्टेटस नहीं है, फिर भी वुमेंस लोग वुमेंस वोट डाल सकते थे। Unrestricted women suffrage in a term of voting right, women were not initially permitted to the stand for election. In self-governing colony was first granted in New Zealand in 1893. In the year before World War I, Norway and Denmark also gave women the right to vote. और धीरे धीरे फिर हर जगह पे वुमेंस को वोट डालने का अधिकार मिलता गया। लेकिन उससे भी बात यह है कि उनको वोट डालने का अधिकार मिले, इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं मिला था। न्यूजीलैंड में 1893 में सबसे पहले सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी तैयार हुई वुमेंस की, ठीक है। और उसके बाद 1913 में नॉर्वे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले ही नॉर्वे में और डेनमार्क ने वुमेंस को वोट डालने का अधिकार दे दिया था। एंड इट वॉज एक्सटेंडेड थ्रू आउट द रिमेनिंग ऑस्ट्रियन स्टेट्स। British women over 30 got right to vote in 1918, Dutch women in 1990, and American women were allowed to right to vote in 1920. Women in Turkey were granted voting rights in 1930. In 1928, suffrage was extended to all British women on the same terms as men, that is, for person 21-year-old and older. One of the most recent legal authority to grant women full and equal voting rights was Saudi Arabia in 2011. और धीरे धीरे फिर सभी देशों ने वुमेंस को वोट डालने का अधिकार दिया। ब्रिटिश वुमन जब 30 साल के हो जाएंगे तब उनको वोट डालने का अधिकार मिला 1918 में। डच वुमन को वोट डालने का अधिकार मिला है 1919 में। अमेरिकन वुमन को वोट डालने का अधिकार मिला है 1920 में। और फिर टर्की के वुमेंस को अधिकार मिला 1930 में, ओके। और सबसे लास्ट 2011 में, मतलब अभी की बात है, कि सऊदी अरेबिया के वोट्स में वुमेंस को अधिकार मिला वोट डालने का, ठीक है। इसका मतलब है 2011 तक एक ऐसा देश इस वर्ल्ड में था जहाँ पे वुमेंस को वोट डालने का अधिकार नहीं था। एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी is the rule of one man one vote. This gives equality to all citizens and democracy assumes equality of man and woman. ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये हमको क्यों दिया है? क्योंकि पहले के ज़माने में जब घर के मेल्स वोट डाला करते थे तो उस वोट का अधिकार ये था, उस वोट का मतलब ये था कि घर के सभी मेंबर्स जो है उस बात से एग्री है। जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी है और कांग्रेस है, और अगर मेरे घर के पापा जो है, तुम्हारे घर के, वो कांग्रेस को वोट डालते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर में बाकी के जितने भी मेंबर हैं वो एग्री करते हैं कि हमको कांग्रेस को ही वोट डालना है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, हर एक का वोट, हर एक की सोच अलग अलग होती है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है एडल्ट फ्रेंचाइजी में कि हर व्यक्ति का एक वोट गिना जाए। एक वोट एक फैमिली के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए एक वोट होना चाहिए, तभी एडल्ट फ्रेंचाइजी बराबर से काम करेगी, ठीक है। A minimum voting in India age in India is 18 years.
There is a universal adult franchisee. All Indian citizens who are 18 years and above can vote irrespective for their gender, physical, social and economical status, educational background, etc. No one can stop them for casting their vote on the ground of race, gender and anyone convicted for the crime, caste, religion, language or monetary position. फ्रेंचाइजीज इन इंडिया मतलब हमारे देश में वोटिंग का अधिकार कैसा है, तो हमारे देश में 18 साल के ऊपर अगर कोई भी है और वो भारतीय नागरिक है, इंडियन सिटीज़न है, तो उसको वोटिंग का अधिकार है. इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलेंगे. जब हम ये अधिकार यूज़ करते हैं उस वक्त आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ता. आपका जेंडर क्या है, फिजिकल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ये कोई नहीं पूछेगा. मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री हो या देश का रिक्शा चलाने वाला हो, दोनों को ही समान वोट का अधिकार हमारे यहाँ पे मिले है. नो वन कैन स्टॉप देम. कोई भी आपको वोट देने से नहीं रोक सकता. ठीक है. विकास के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे अगर कोई आपको वोट डालने से रोकता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है. उसको पनिशमेंट मिलेगी लॉ की तरफ से, क्योंकि हमको जो वोटिंग का अधिकार मिला है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है. ये हमारा एक राजकीय कायदेशीर अधिकार है जिसको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता. यहाँ पर हम रुक जाएंगे, बाकी का हम बाद में देखेंगे. थैंक यू.